ये सिर्फ एक वीर भूमि नहीं है, ये एक याद है जो कभी धुंधली नहीं हुई। ये एक कसम है जो हर सिपाही की सांसों में बहती है, और एक चेतावनी भी है उनके नाम जो कभी इस मिट्टी को छूने की गलती कर बैठे। 1999 ऑपरेशन विजय, ये नाम याद रहे। दुश्मन उन पहाड़ों पे बैठा था जहां से नीचे का हर कदम दिख रहा था, और हमारे जवान सीधा मौत की तरफ चल रहे थे। यह ऊंची चोटियां सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये एक परीक्षा थी हिम्मत, शांति मिले लीडरशिप और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो आज हम उन पोस्ट को भी देखेंगे जहां से जंग लड़ी गई। वही तंग पगडंडियां, वही एक्सपोज रिज लाइन्स, वही खुली फायर लेन्स। और एक बात बिल्कुल साफ थी, यहाँ लड़ने का मतलब था कवर कम और करेज ज़्यादा। यह इलाका है तोलोलिंग से लेकर बत्रा टॉप तक का, जहां पर 1999 में इन्फेंट्री यूनिट्स ने और भारतीय सेना ने एक ऐसा इतिहास रचा जो शायद मानवीय कल्पना से परे है। जहां इन्फेंट्री ने अपने शौर्य, पराक्रम, हिम्मत, जज्बे से पूरे देश और विश्व को दिखाया। उन्होंने वह चीज़ें करके दिखाई जो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने या किसी भी दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस ऊंचाई पर इतने वजन के साथ लड़ना ह्यूमन कैपेसिटी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और ये वही ऊंचाइयां हैं जहां पर पाकिस्तानी बैठे हुए थे, और जब 2 राजपूताना राइफल, 18 ग्रेनेडियर, 18 गढ़वाल, 1 नागा, 13 जैकरीफ ने प्रूव करके दिखाया कि सामने से गोलियां आ रही हैं, एमएमजी का फायर आ रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स आ रहे हैं, और इन्फेंट्री चलती रही जब तक इन चोटियों के ऊपर तिरंगा ना फहरा दिया गया हो। जब आप यहाँ आकर खड़े होकर देखते हैं तब विश्वास होता है कि क्या सच में कोई मनुष्य ऐसा काम कर सकता है कि सामने से गोलियां आ रही हैं, वजन पीठ के ऊपर आपके वजन लगा हुआ है, हाथ में हथियार है, आप दुश्मन को देखने के लिए अपनी गर्दन को पूरा ऐसे करते हो, और दुश्मन ऐसे आपके ऊपर अगर पत्थर फेंक कर भी मारेगा तो भी आपको गोली से तेज आकर लगेगा। मैं कहूँगा सलाम है उन सभी जवानों को जो जिंदा हैं और जो शायद आज हमारे साथ नहीं रहे। वो लड़ रहे थे इन चोटियों पर हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए। सलाम है इन्फेंट्री यूनिट्स को जिन्हें पता था कि इस हमले पर जाएंगे, पता नहीं कितने वापस आएंगे, और हुआ भी। लेकिन ना भारतीय सेना पीछे हटी, ना भारतीय सैनिक, और आज हम यहाँ गर्व के साथ खड़े होकर उन चोटियों को फिर से देख रहे हैं और उस पर उस तिरंगे को लहराते हुए फिर से देख रहे हैं। जय हिंद, मैं सूबेदार सचिन यादव, 4 मराठा लाइट इन्फेंट्री संरक्षक बटालियन। मैं अभी कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफ करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चोटियां दिखाऊंगा, जैसे कि ये टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स, उस टोलोलिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ही .5140 आता है। उसके बाद टाइगर हिल, राइनो हॉर्न, और लास्ट वाला जो है .4875, जिसे हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। टोलोलिंग को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स, 2 राजपूताना राइफल्स और 18 गढ़वाल राइफल्स को दी गई। तीनों ही बटालियन ने अपना अपना अटैक लॉन्च किया। उसमें 18 ग्रेनेडियर्स ने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया। मेजर राजेश सिंह अधिकारी साहब ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन से फुटहोल्ड हासिल किया, और 30 मई को साहब वीर गति को प्राप्त हुए। उसी अटैक को आगे बढ़ाते हुए 2nd राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 12 और 13 जून को लड़ी गई लड़ाई में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, और 13 जून 1999 को टोलोलिंग की चोटी पर फिर से भारतीय तिरंगा लहराया। टोलोलिंग और .5140 के बीच में 7 हम पड़ते 18 ग्रेनेडियर्स ने दोबारा अटैक लॉन्च किया, और पासिंग थ्रू की कार्रवाई करते हुए उन्होंने 7 हम के ऊपर 13 और 14 जून को कब्जा कर लिया। उसके बाद आगे की लड़ाई में .5140 को कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 1st नागा और 18 गढ़वाल राइफल्स को दी गई। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने पासिंग थ्रू की कार्रवाई करते हुए साउथ डायरेक्शन से .5140 के अटैक लॉन्च किया।
फर्स्ट नागा ने वेस्ट डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया और 18 गढ़वाल राइफल्स ने नॉर्थ डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने और उनके बहादुर जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और वहीं पर उन्होंने बिना कैजुअल्टी .5140 पर 19 और 20 जून की चली लड़ाई में उसके ऊपर कब्जा किया और वहीं से पाकिस्तान का एक हेवी मशीन गन और पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग भी बरामद किया और देश के लिए एक विक्ट्री संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। अभी चलते टाइगर हिल की लड़ाई पर। टाइगर हिल मुश्को वैली के अंदर आता है और टाइगर हिल मुश्को वैली की सबसे ऊंची चोटी है। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर्स और 9 पैरा बटालियन को दी गई थी। 9 पैरा ने सफ़ेद नाला से होते हुए टाइगर हिल के पीछे की साइड नॉर्थ डायरेक्शन से परिया के तालाब के ऊपर दुश्मन को कट ऑफ किया और वहाँ पर दुश्मन का रीएनफोर्समेंट को रोका। साथ ही 8 सिख बटालियन ने हेलमेट और रॉकिनॉप वहाँ पर फुटहोल बना के 18 ग्रेनेड्स को फुटहोल बना के दे दिया। 18 ग्रेनेडर ने साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया। उसमें ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की घातक प्लाटून ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 1000 फीट की खड़ी क्लिप को चढ़ते हुए दुश्मन के ऊपर अटैक किया और 6 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। साथ ही 3 बंकर को भी नष्ट किया। ग्रेनेडर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। साथ ही लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। .4875 दुश्मन का वहाँ पर RTOP था जो मुगलपुरा से लेकर द्रास सिटी तक का तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर का एरिया फायर और ऑब्जर्वेशन से डोमिनेट कर रहा था। इसलिए .4875 को कब्जा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। .4875 कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, 17 जाट और 2 नागा बटालियन को दी गई। 17 जाट को पिंपल 1, पिंपल 2 और वेल बैक को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें कैप्टन अनुज नैयर उन्होंने 6 जुलाई को दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें दुश्मन का रॉकेट लॉन्चर लग गया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 लेज और फ्लैट टॉप को कैप्चर करने की जिम्मेदारी जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दी गई थी, उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके बहादुर जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और 7 जुलाई 1999 में .4875 पर कब्जा करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। साथ उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही फ्लैट टॉप पर राइफलमैन संजय कुमार ने दुश्मन की UMG को छीनते हुए दुश्मन के ऊपर ही फायर किया और 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही ट्विन बम मोटर पोजिशन को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 2 नागा बटालियन को दी गई थी, जिसमें सिपाही इमल्याकुम आओ ने मोटर पोजिशन पर रेड करते हुए 6 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सो अभी हम आए हुए हैं लमोचिन व्यू पॉइंट में और ये जो आप दाहिने वाले फीचर देख रहे हैं जिसको हम डिटेल में कवर किया है, जिसमें पूरी ये कारगिल की बैटल यहीं पे हुई है, द्रास सेक्टर वाली। अब ये बैटल कितना डिफ़िकल्ट रहा है ये देखने के लिए आप ये सामने वाला फीचर देखिए। ये सेम पहाड़ी की श्रृंखला है जहाँ पे लड़ाई हुई है और दिस फीचर इज़ नो डिफरेंट, मतलब वैसा ही फीचर है जिसमें लड़ाई हुई है। अगर आप इसको देखेंगे, अगर ऊपर आपका दुश्मन बैठा है, डिस्टेंस कितना होगा? अबाउट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आप जब यहाँ से मूव करेंगे, उसके मीडियम मशीन गन आपको यहाँ से कवर करेगा। आप क्या करोगे? RT शेलिंग आएगी और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छुपने की कोई जगह नहीं। एज यू आर क्लाइंबिंग, हो सकता है किसी को लगे कि वो जो पत्थर है, पत्थर के छुपाव में मैं छुप जाऊंगा और शायद ऊपर से मैं बच सकता हूँ। वो सारे जगह दिस आर ऑल गोइंग टू बी माइंड। एक मशीन गन जब फायर करता है 1 सेकंड के अंदर 10, 12, 13 राउंड्स निकलते हैं 1 सेकंड के अंदर। और वो राउंड ऐसे नहीं होते कि आपको गोली लगा और ऐसे करके आप गिरेंगे। वो राउंड ऐसा होता है कि अगर हाथ में लगा आपका कंधा से निकल जाएगा हाथ, टांग में लगा टांग निकल जाएगी। ऐसे पावरफुल राउंड्स होते हैं। जब अटैक के लिए आप जाते हैं, RT शेलिंग होती है। फॉर्मिंग अप प्लेस के बाद में जब RT शेलिंग होती है, आप रुकते नहीं हैं क्योंकि आपका हर मूव कोऑर्डिनेटेड होता है।
आर्टिशियलिंग होती रहती है और आप उसके बीच में से मूव करते रहते हैं। आपका दाहिने, आपके बाएं, आपके पीछे वाला जवान जख्मी होकर के गिर जाएगा, माइनफील्ड में गिर जाएगा, लेकिन आप रुक नहीं सकते। जस्ट इमेजिन कितना डिफिकल्ट रहा होगा। या इफ़ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर फीचर, ये हमारा एरिया में है, बट मैं आपको डिफ़िकल्टी कितना है वो समझाने के लिए कवर कर रहा हूँ। इसके 3 साइड्स आपको दिख रहे हैं, 2 साइड बाएं वाला और दाहिना वाला आपको दिख रहा है। इसमें आप क्या कवर है, आप कैसे उड़ करके जाओगे जब वो बंदा ऊपर से मीडियम मशीन गन लेकर के खड़ा होगा। बट फिर भी हमारे जवानों ने किया। या हैट्स ऑफ टू दोज हीरोज एक्चुअली। इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर, मतलब आप दौड़ करके ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ 10 कदम पे आपको रुक करके सांस लेना होता है। ऊपर से आपके पास वजन इतना ज़्यादा होता है, आप कैरी कर रहे हैं ठंड। सीरियसली हैट्स ऑफ टू दोज हीरोज हु हैव एक्चुअली conquered these peaks. आज हम खड़े हुए हैं लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर भारतीय सेना डिप्लॉय है। और यह वही जगह है जहां 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी। मेरे दाईं तरफ टाइगर हिल है। ये वही टाइगर हिल है जिसे 18 ग्रेनेडियर ने कैप्चर किया था और अपना तिरंगा इसी की चोटी पर फहराया गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ थी कि भारतीय सेना को इतना समय लगा इन चोटियों को दोबारा कब्जा करने में। तो मैं ये बताना चाहूँगा यहीं पर खड़े होकर कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। जब लड़ाई हाई ऑल्टीट्यूड की होती है, मतलब 14,000 फीट, 15,000 फीट, 16-17,000 फीट, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। प्लेन्स में जहाँ आपको एक दुश्मन को कब्जा करने के लिए लगभग यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस भी हुई जहाँ पर एक दुश्मन के लिए भारतीय सेना मान तक लगे। ऑल्टीट्यूड इतना है कि जब आप 4 कदम लेते हैं तो आपकी सांसें फूलनी शुरू हो जाती हैं। और आप सोचिए कि वह जवान अपना हथियार, अपना इक्विपमेंट 20 से 30-35 किलो वजन लेकर इन पहाड़ों पर चढ़ रहा था। दूसरी ज़रूरत पड़ती है कि आप फायर करेंगे किसके ऊपर। दुश्मन उस ऊंची टॉप पर बैठा हुआ है, उसने अपने आप को कवर कर रखा है। आप नीचे से चढ़ रहे हैं जहाँ पर कोई भी कवर नहीं है। दुश्मन आपको 100-200 मीटर नहीं, 3-4 किलोमीटर दूर से देख पा रहा है और वह आपके ऊपर इफेक्टिव फायर कर पा रहा है, लेकिन ना आप उसको देख पा रहे हैं और ना आप उसके ऊपर इफेक्टिव फायर कर पा रहे हैं। आपके पास कोई कवर नहीं है, उसका फायर सीधे आकर आपको इंजर्ड कर रहा है और आपको कैजुअल्टीज़ दे रहा है। इसीलिए समय लगा सभी यूनिटों को, धीरे धीरे मूव हुआ, धीरे धीरे आर्टिलरी का डिप्लॉयमेंट यहाँ ज़्यादा हुआ। आर्टिलरी ने इफेक्टिव फायर किया और उसके बाद इन्फेंट्री यूनिट्स ने इन पीक्स के ऊपर कैप्चर किया। इसीलिए बोला जाता है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड की लड़ाई होती है तो लड़ाई में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। आरटी का इफेक्टिवनेस और इन्फेंट्री जहाँ पर 3 जवान होते हैं वहाँ 36 जवानों तक की रिक्वायरमेंट हो जाती है। हम अगर टेरेन को देखें तो टेरेन पूरा बैरन है, किसी भी तरह का ना कोई कवर, ट्री कवर है, ना ऐसा कवर है कि जहाँ पर आप खुदाई करके उसमें डिप्लॉयमेंट ले पाएँ। मैं आपको ब्रॉडली जो उस दिन बैटल हुआ था, बैटल ऑफ टाइगर हिल, उसके बारे में बताता हूँ। ये फीचर आपको दिख रहा है, करीब 1200 मीटर है, दैट इज़ 1.2 किलोमीटर्स, जहाँ तक आकर के 86 ने यहाँ तक कैप्चर कर लिया था इनके बाकी जो बंकर्स वगैरह थे। और इसके बाद आप देख रहे हैं ये पूरा फीचर कैसा ओपन है। इस दौरान क्या हुआ था कि इस दौरान जो 18 ग्रेनेडियर्स है वो बैटल ऑफ तोलोलिंग में एंगेज थी। वहाँ से फ्री होने के बाद 18 ग्रेनेडियर्स आती है और 86 के आगे मूव करती है और उसके 3 कंपनीज लॉन्च होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्योंकि हम भी फौजी रह चुके हैं, तो इसीलिए अगर आप टैक्टिक्स की तरफ से देखें, 2 तरह के स्लोप्स होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव। कॉन्वेक्स स्लोप जो होता है वहाँ पे नीचे अगर आप हरकत करते हैं तो शायद ऊपर बैठा हुआ दुश्मन कवर ना कर पाए। और आप अगर ये फीचर को देखें, ये पूरा कॉन्केव बन रहा है। ऊपर बैठ के पूरे इस एरिया तक मीडियम मशीन गन्स के साथ, जिसके रेंज 1800-1900 मीटर्स होता है, आराम से दबा सकता है। और वो गोलियां एम करके भी नहीं, उसका एक बीटन जोन बनता है, वो पूरा एरिया वेपन है और उसकी गोलियां ऐसे करके गिरती है।
जब 18 ग्रेनेडियर्स ने ऑपरेशन को टेक ओवर किया उसके आगे, तो उन्होंने 3 कंपनीज लॉन्च किए। एक कंपनी अलॉन्ग दिस सेम स्पर जो आपको दिख रहा है स्काईलाइन के ऊपर, इसको सदर्न स्पर कहते हैं, और इसी के साथ वो मार्च कर रहे थे। वो एक मेन फोर्स था। उसके अलावा उन्होंने 2 कंपनीज लॉन्च की। एक कंपनी नीचे नाले में उतर करके, ये स्पर आपको दिख रहा है, ये जो नाला बिल्कुल सामने, ये जो नाला है इसके से ऊपर चढ़ते हुए थोड़ा दाहिने, ताकि जहाँ से वो रॉकी वाले पैचेस हैं वहाँ से उन्होंने ऊपर जाने की कार्रवाई शुरू की। एक तीसरी कंपनी थी। तीसरी कंपनी, आप अगर इसके पीछे वाला नाला देखें, 2 रॉकी वाले जो पैचेस हैं उसके बीच से जो जा रहा है, उससे जाकर के जो आपको स्काईलाइन पे ढलता हुआ दिख रहा है, उसके हल्के से पीछे से वो नॉर्थ ईस्टर्न अप्रोच था, वहाँ से वो चढ़े। आप ये टरेन को देखिए, जस्ट लुक एट द टरेन। वो पत्थर और वो स्टीप स्लोप, उसके ऊपर इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर, अभी मैं यहाँ खड़ा होकर के अगर मैं चलने लगता हूँ 10 कदम में मेरा सांस फूल जाता है। ये हमसे 1000 फीट कम से कम ज़्यादा ऊंचा है, और वहाँ 2 पहिए पे नहीं, आपको चारों, और उसके अलावा वहाँ से वो लेफ्टिनेंट बलवान सिंह सर, महावीर चक्र, और ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जिनको परमवीर चक्र मिला, वो उस नॉर्थ ईस्टर्न अप्रोच में थे। उन्होंने जाकर के रोप्स फिक्स किए उनके घातक, और साथ में पीछे कंपनी फॉलो कर रही थी। ये वाला आप, आई डोंट नो, अगर आपको देख करके कैमरा से या आपके स्क्रीन पे आपको एहसास हो पा रहा है कि एक्चुअली कितना डिफिकल्ट है वो फीचर उन पूरे पत्थरों में से चढ़ करके। हैट्स ऑफ टू द हीरो जिन्होंने एक्चुअली जाकर के उसको कॉन्कर किया, उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर रात में चढ़ता हुआ। आप अगर इफ़ यू मिस अ स्टेप, दुश्मन की गोली तो बाद में आएगी, वो आप देख रहे किस हाइट से आप नीचे गिरेंगे। फिर भी हमारे वो फौज ही थे जिन्होंने इसको फतेह हासिल की। और इसके बाद इसके रिवर्स स्लोप में पूरा का पूरा रिज लाइन जाता है जो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होता है, जिसमें राइनो हॉर्न और कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। धीरे धीरे करके टाइगर हिल को कैप्चर करने के बाद में उनको, उसके बाद काम थोड़ा आसान हो गया था, बिकॉज आपने सबसे जो हाईएस्ट फीचर है उसको कैप्चर कर लिया। फिर उन्होंने जाकर धीरे धीरे बाकी पोस्ट को भी कैप्चर किया। सो बस हमारा ये रह जाता है कि वी वांट टू सैल्यूट ऑल द हीरोज हु हैव एक्चुअली डन दिस ऑन ग्राउंड। यस, एंड इनफैक्ट शायद बैटल ऑफ कारगिल या कारगिल की जो लड़ाई थी, वो आज की डेट में पूरे विश्व में उसकी केस स्टडी है कि अटैक इन माउंटेन्स या माउंटेन वॉरफेयर कैसे करी जाती है। उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि भारतीय सेना ने उस चीज़ को अचीव किया जो शायद एक तरह से बाकियों के लिए इम्पॉसिबल था। एंड इसीलिए वो बड़े विश्वास से आके यहाँ बैठ गए थे पाकिस्तानी, बिकॉज उनको विश्वास था नहीं कि ये वापस हमसे कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनको लगता था कि एक बार हम बैठ गए हैं तो हम NH-1 और 1 अल्फा को लॉक कर देंगे और शायद भारतीय सेना वापस यहाँ कभी कैप्चर नहीं कर पाएगी। तो ये केस स्टडी, ये पूरी बैटल US में बहुत सारी कंट्रीज़ में बाकी आर्मी जो अपनी अपनी सेना को पढ़ाती हैं, उन्हें सिखाती हैं कि किस तरह से अटैक किया गया, किस तरह से सक्सेस अचीव करी गई। राउंड साहब, श्रीमान वीर गाथा शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। राउंड साहब, आओ चुप कर करे सलाम उन्हें जिनके मुकद्दर में यह मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। जय हिंद। हम आज कारगिल वॉर मेमोरियल पर खड़े हैं, जहां पत्थर बोलते हैं, पर हवा में आज भी उन जवानों की सांसें बसी हैं जो कभी वापस नहीं आए। यहाँ जो सो रहे हैं वो सिर्फ वीर गति को प्राप्त नहीं हुए, वो आवाज़ हैं जो कहती है कोई भारत की सीमा छुए तो जवाब जरूर मिलेगा। सर, ये हट ऑफ रिमेम्बरेंस स्मरण कुटीर यानी एक म्यूजियम है। इसका उद्घाटन हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक PVSM AVSM ADC द्वारा कारगिल युद्ध की 10वीं सालगिरह पर 25 जुलाई 2009 को किया गया था। पहले साहब यहाँ पे सिर्फ 2 ही गैलरी हुआ करती थी, अभी हमने इसको लास्ट ईयर एक्सपांड करके 4 गैलरी में बढ़ा दिया गया है। ये गैलरी कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब 1st इलम गोरखा राइफल को समर्पित है।
खालूबार रीच पर कब्जा करते समय उन्होंने अद्भुत लीडरशिप का उदाहरण देते हुए अपने प्राणों को देश के नाम निछावर किया था। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस गैलरी की दोनों तरफ आप देख सकते हैं 6 बोर्ड। इसमें कारगिल वॉर में वीर गति प्राप्त हुए हमारे 545 वीर योद्धाओं के नाम 100 अक्षरों से लिखे हुए हैं, जिनमें 31 ऑफिसर्स, 22 जेसीओज, 490 अदर रैंक्स और 2 सिविलियन शामिल है। आपके सामने लगाए गए रेजिमेंट क्रस्ट कारगिल वॉर में शामिल हुए 41 इन्फेंट्री यूनिट्स, 21 आर्टरी, 15 अदर्स और 7 इंजीनियर यूनिट ने इस कारगिल वॉर में भाग लिया था। इन सभी रेजिमेंट के रेजिमेंट को सम्मानपूर्वक आपके सामने लगाए गए हैं। इन रेजिमेंट के कुछ यूनिटों को अलग अलग अवार्ड से नवाजा गया था। उन यूनिटों के नाम उनके अवार्ड के साथ आपके पीछे लिखे हुए हैं, जिसमें बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर कारगिल, ऑनर टाइटल कारगिल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन शामिल है। आपके लेफ्ट साइड और सामने वाली तस्वीरें कारगिल वॉर के शुरुआती दौर में खींची गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लड़ाई यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल शुरुआती दौर के फोटोग्राफ से है, जहां पर कई जगह पर हमारी सेना लड़ाई की तैयारी कर रही है और कई जगह पर जंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। तो सब आपके सामने ये 6 कारगिल वॉर के इंपॉर्टेंट जो लड़ाई लड़ी गई उनके कुछ स्टैंड मॉडल्स है। ये सबसे पहला स्टैंड मॉडल है टोलोडिंग टॉप का, जो दुश्मन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, क्योंकि यहाँ पर दुश्मन के करीब 100 से अधिक सैनिक और 10 से अधिक बंकर थे, जो बड़ी आसानी के साथ इस सामने वाली NH1 के ऊपर नजर रख रहे थे और प्रभावशाली फायर डाल रहे थे। ये एक ही रूट है साहब, जो NH1 जिसे हम लाइफ लाइन ऑफ कारगिल कहते हैं, क्योंकि ये उस वक्त एक ही रूट था जो लेह, कारगिल और श्रीनगर को कनेक्ट कर पा रहा था साहब। तो ये रूट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दुश्मन यहाँ से इसके ऊपर बड़ी आसानी से बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर पा रहा था। इस फीचर को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी 3 महत्वपूर्ण यूनिट को दी गई थी, जिनके नाम थे 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपूताना राइफल और 18 गढ़वाल राइफल, जिनके कोड नेम थे अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो सबसे पहले 18 ने बिल्कुल सामने से, बिल्कुल फ्रंट से हमला लॉन्च किया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ऊपर सिर्फ 6 मुजाहिदीन टेररिस्ट बैठे हुए हैं। जब उन्होंने सामने से हमला लॉन्च किया, दुश्मनों ने बिल्कुल एक्यूरेट ऑब्जर्व किया और उनके ऊपर काफ़ी एक्यूरेट फायर किया। यहाँ पर हमारे 2 से 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। फिर हमने अपने स्ट्रेटेजी को चेंज किया और साउथ वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न, मतलब लेफ्ट और राइट पर से अलग अलग समय पर अलग समय से हमने अपने हमले जारी रखे। जब 18 यूनिट की हमारी एक टीम राइट्स पर से ऑब्जेक्टिव से 300 मीटर तक, दुश्मन ऑब्जेक्टिव से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी, दुश्मन ने उन्हें यहाँ पर दोबारा ऑब्जर्व किया, उनके ऊपर काफ़ी एक्यूरेट फायर किया। यहाँ पर भी हमारे कई सारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए और कई सारे जवान घायल हुए। यहाँ पर 18 ने अपने फुट होल्ड को स्थापित किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए 2 राजपूताना राइफल उन्हें टेक ओवर करते हुए आगे बढ़ी और उन्होंने 13 जून को सुबह 8 बजे टोलिंग की चोटियों पर फिर से तिरंगा लहराया था। इस ऑपरेशन में मेजर विवेक गुप्ता और मेजर RS अधिकारी को मरणोपरांत 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। सब इस टोलिंग को कब्जा करने के बाद टोलिंग पहाड़ के सीधा पीछे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए टोटल 7 हम पे, इन 7 हम को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दोबारा 18 ग्रेड ने अपने सर पर ले ली और 2 राजपूताना को पासिंग करते टेक ओवर करते हुए आगे बढ़ते रहे और अगले 48 घंटे में उन्होंने 6 हम को कैप्चर कर लिया। उसका जो 7वां हम था .5140, ये स्ट्रेटेजी के दुश्मन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से दुश्मन की लाइट मोटर्स अभी भी हमारे NH1 के ऊपर फायर डाल रहे थे, जिसके कारण हमारी गाड़ियों के आने जाने में अभी भी बाधाएं निर्माण हो रही थी। तो इस फीचर को रिकैप्चर करना बहुत जरूरी था। इस फीचर को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को दी गई। इस ऑपरेशन को लीड करे थे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी सटीकता के साथ, बड़ी एक्यूरेसी के साथ बोफोर्स का एक्यूरेट फायर मंगवाया और 80% दुश्मन को यहाँ पर सिर्फ बोफोर्स के फायर से यहाँ से मार भगाया था और बची कुछ 20% दुश्मन को उनकी टीम ने यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से हमला करते हुए यहाँ पर मार भगाया था। ये जीत हमारे लिए सबसे खास थी, क्योंकि इस फीचर को रिकैप्चर करते समय हमने अपना कोई भी जवान नहीं खोया था। बिना किसी कैजुअलिटी के हमने .5140 को रिकैप्चर किया था और यहाँ से दुश्मन का एक हेवी मशीन गन और पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैप्चर किया था। वो हम सामने वाली गैलरी में देख सकते हैं, जिन्हें हमने इसे वॉर की प्रतीक चिन्ह के तौर पर यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना। .5140 से कैप्टन बत्रा की डेल्टा कंपनी ने 13 घुसपैठियों को मारकर भारी तादाद में असलहे बरामद किए, जिनमें 12.7 mm की हैवी मशीन गन भी थी। लेकिन उनकी जीत का सफर रुका नहीं। अब निशाना था .4875। कैप्टन बत्रा और उनकी कंपनी के जवान फिर निकल पड़े। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। और यहाँ से उन्हें एक बहुत ही फेमस विक्ट्री संदेश दिया था कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने, ये दिल मांगे मोर, और लेफ्टिनेंट जामवाल साहब ने ओ या। तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टैंड साहब टाइगर हिल का, जो द्रास सेक्टर और मुश्को वैली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, जिसकी ऊंचाई है 16,700 फीट।
इस फीचर को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी 18 ग्रेनेडियर और 8 सिख बटालियन को दी गई थी। तो दोनों ही बटालियन ने अलग अलग दिशाओं से हमला करते हुए कई बार इस फीचर को रिकैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन यहाँ पर डोमिनेटिंग हाइट पर बैठे होने कारण ये हमले बार बार विफल हो रहे थे। तो यहाँ पर हमारी 18 गैंड कमांडो प्लाटून ने, जिन्हें हम घातक प्लाटून कहते हैं, उन्होंने नालों की मदद से पीछे की तरफ से जाते हुए यहाँ से दुश्मन का रिवर्स प्रोफाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल पीछे की तरफ से। तो यहाँ पे उन्हें दुश्मन की 1000 फीट की बिल्कुल एक वर्टिकल क्लिप दिखाई दी, जहाँ पर दुश्मन का कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। दुश्मन सोच रहा था कि यहाँ से कोई भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हमारी कमांडोज ने 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अंधेरी रात में रोप को फिक्स किया, 3 घंटे की मेहनत के बाद ऊपर चढ़े और 10 घंटे की पूरी रात की मेहनत के बाद अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट लाइट पे दुश्मन को यहाँ पे सरप्राइज करते हुए यहाँ से मार भगाया था। इस ऑपरेशन में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और उनके घातक प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से नवाजा गया था। खुशकिस्मती की बात यह है कि अभी दोनों हमारे बीच में अलाइव है। उसके बाद है .4875 स्ट्रैटेजी के लिए दुश्मन के लिए एक और इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ से जो रीज लाइन है वो नीचे की तरफ दुश्मन की तरफ बढ़ रही है, इसलिए दुश्मन को यहाँ पर अपना सप्लाई मतलब वेपन, इक्विपमेंट, एम्यूनिशन, राशन पानी लाकर बाकी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान हो रहा था। और दुश्मन का यहाँ पर RTOP और MFC जो कि होता है मोटर फायर कंट्रोलर, जो यहाँ पर बैठकर हमारे जवान के ऊपर बड़ी आसानी के साथ आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट करवा रहा था। इसलिए इस फीचर को रिकैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। इस फीचर को रिकैप्चर करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट, 2 नागा, 12 महार और 21 पैरा एसएफ को दी गई। इन पांचों यूनिटों ने अलग अलग दिशाओं से हमला करते हुए सबसे पहले दुश्मन की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। उसके बाद 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल की एक टीम जिसे दोबारा लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, एक रीड लाइन से अपनी टीम को लेकर ऊपर चढ़े और .4875 को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। यहाँ पर उन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उन्हीं के नाम से .4875 को आज बत्रा टॉप के नाम से पहचाना जाता है। अब ये हमारी स्पेशल फोर्सेस की तस्वीरें हैं जब अपने पूरे पैक लोड के साथ तैयार होकर अपने ऑपरेशन के निकल रहे थे, उस वक्त खींची गई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हैं कि जवान की पीठ के ऊपर लगभग 20 से 22 kg का उसका बैटल लोड है। उसके अलावा 3.5 से 4 kg तक का उसका वेपन, 3-3.5 kg तक का उसका एम्यूनिशन और बाकी पैक लोड पकड़ के 32 kg तक का पूरा वेट लेकर हम इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं। सब ये बटालिक सेक्टर का सान मॉडल है जिसमें 5 इंपॉर्टेंट रीजन पर वॉर हुआ है। इसमें सबसे पहले है जुबार, उसके बाद कुकरथांग, मुंटोधालो, खालूबार रिज और गोपारथांग। इस सभी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई है खालूबार रिज के ऊपर। सब इस खालूबार रिज को कब्जा करने की जिम्मेदारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल को दी गई थी। इस रिज लाइन के ऊपर दुश्मन के खालूबार रिज के ऊपर दुश्मन के कुछ छोटे छोटे बंकर बने हुए थे, जिनमें से 5 इंपॉर्टेंट बंकर को कब्जा करने की जिम्मेदारी कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब और उनकी प्लाटून को दी गई थी। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब यहाँ पर प्लाटून कमांडर का रोल निभा रहे थे। तो यहाँ पर उनकी प्लाटून ने बिल्कुल नालों की मदद से पीछे की तरफ से जाते हुए जो 5 बंकर को डिस्ट्रॉय करने का आदेश था उसे मानते हुए आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर पांडे साहब ने पहले 2 बंकरों को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर उन्हें सबसे पहले आगे बढ़ते रहे, पहले बंकर में ग्रेनेड को लॉप किया, वहाँ पर एक दुश्मन को मार गिराया। फिर खुद ही आगे बढ़े, इनिशिएटिव लिया, दूसरे बंकर में ग्रेनेड को लॉप किया, वहाँ पर भी एक दुश्मन को मार गिराया। दूसरे बंकर को कब्जा करने के बाद जब वो तीसरे बंकर की तरफ एडवांस कर रहे थे, दुश्मन की कुछ मीडियम मशीन गन की बुलेट्स उनके लेफ्ट साइड में चेस्ट और जांग में लग गई, जिसमें बुरी तरीके से घायल हो गए। उन्हें चल पाना भी मुश्किल था। तो वो रेंगते हुए क्राउल करते हुए आगे बढ़े, तीसरे बंकर में ग्रेनेड को लॉप किया, वहाँ पर भी एक दुश्मन को मार गिराया। तीसरे बंकर को कब्जा करने के बाद उनकी टीम ने वहाँ पर उन्हें फर्स्ट एड करना चाहा, वहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने आप को पीछे रोकने से मना करते हुए चौथे बंकर की तरफ आगे बढ़े, वहाँ पर भी ग्रेनेड को लॉप किया और वहाँ पर भी एक दुश्मन को मार गिराया। और बुरी तरीके से घायल होने के कारण, ज़्यादा ब्लड शेडिंग होने के कारण वो खुद भी यहीं पर वीर गति को प्राप्त हुए। यहाँ पर उन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनकी इसी वीरता के लिए उन्हें हीरो ऑफ द बटालियन भी कहा जाता है। सर, इस कारगिल वॉर में दुश्मन द्वारा कैप्चर की गई 9 इंपॉर्टेंट चोटियों को रिकैप्चर करने के बाद विनिंग के साथ खींची गई तस्वीरें आपके सामने है। .5140 पर अपनी पहली विक्ट्री के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा साहब। अपने करियर सर या सब एक थर्ड गैलरी है, कैप्चर वेपन एंड इक्विपमेंट गैलरी। इस गैलरी में जितने भी वेपन इक्विपमेंट लगाए गए सारे पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए गए और हमारे द्वारा कैप्चर किए गए। सब इस कारगिल वॉर के शुरुआती दौर में हमें पाकिस्तान कुछ डेड बॉडीज रिकवर हुई थी, जिन्हें पाकिस्तान ने वापस एक्सेप्ट किया था। हमने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको ये डेड बॉडीज को वापस हैंडओवर किया है। उन्हें वापस हैंडओवर करते समय खींची गई तस्वीर साहब यहाँ पर लगाई हुई है। Before you collect the bodies, we have a small certificate
Sure, which is required. That's right, sir. So which I will sign and you will sign. That's right. So that is right. No problem. सभी सिपाही सलूट। रेडी अप सलूट। इसका मैक्सिमम रेंज है 1800 मीटर। तो ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट है उनके बरकरार ये काफ़ी किफ़ायती साबित हुआ है आज तक। ये जर्मनी का बना हुआ, इसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है। तभी सामने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग, ये इन्वर्टेड लाया है क्योंकि दुश्मन देश का है। इसे 0.5142 से कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने कैप्चर किया था। सभी लास्ट गैलरी है बियॉन्ड द बैटलफील्ड गैलरी। इसमें कारगिल वॉर के अलावा कुछ अलग पहलुओं को दिखाया गया है। आपके सामने 12 दोनों तरफ ये 12 तस्वीर लगाई है जिसमें इस कारगिल वॉर में सिविल के कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं दलेर मेहंदी साहब जवानों को रिसीव करने के लिए आए हैं। सर इस कारगिल वॉर, इस गैलरी की सबसे खास बात है द लास्ट पोस्ट। वीर भूमि से हमारे वीर योद्धाओं ने अपने घर वालों के लिए जो आखिरी खत लिखे थे उन खतों में से कुछ चुनिंदा खत आपके सामने डिस्प्ले के लगा रखे हैं। इन खतों में से कई सारे खत ऐसे हैं जो उनके घर वालों तक पहुंचने से पहले उन जवानों के शव उनके घर वालों तक पहुंच चुके थे। इन सभी खतों में सबसे खास खत है कैप्टन विजयन थापर मरणोपरांत वीर चक्र का, क्योंकि बाकी लेटर्स एज ए रूटीन लेटर लिखे गए, यह खत आखिरी खत के तौर पर लिखा गया है। इस खत में उन्होंने रुखसाना का जिक्र किया है। रुखसाना को हर महीने 50 रुपए देते रहेगा। 1998 में जब साहब पहली बार कमीशन होकर कुपवाड़ा में पोस्टिंग आए थे तो उनकी यूनिट के एवर में कुछ गाँव थे जिनकी सिक्योरिटी के लिए उनकी यूनिट रिस्पॉन्सिबल थी। ऐसे ही गांव में रुखसाना नाम की महज 3 साल की एक छोटी लड़की थी जिसके माता और पिताजी को टेररिस्ट ने घर में घुसकर उसी के सामने आर्मी को बुकबिरी करने के शक में गोलियां मारी थी। यह हादसा उसके सामने होने के कारण शौक के कारण उस बेचारे ने अपना आवाज़ खो दिया। जब थापर साहब को ये बात पता चली उसे मिलने के लिए गए, लगातार मिलते रहे, बहलाया फुसलाया और कई सारे गिफ्ट्स दिए। तो उनकी बड़ी दिनों की कोशिश के बाद रुखसाना का आवाज़ वापस लौट कर आ गया। तो थापर साहब ने उसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा थापर साहब खुद ही करते थे। तो उन्होंने अपने लास्ट लेटर में अपने पिताजी जिक्र किया है कि मेरे बाद आप रुखसाना को ये 50 रुपए देते रहेगा। उनके पिताजी रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर ने इसे कंटिन्यू किया। समय के साथ ये राशि बढ़ा दी गई। अब वो लड़की पढ़ लिख कर बड़ी हो चुकी है। रिसेंटली उसकी शादी हुई है जिसकी शादी का पूरा खर्चा भी थापर साहब के पिताजी ने किया हुआ है। यहाँ आपके सामने कारगिल वॉर हीरोज गैलरी, इसका ओपनिंग अभी रिसेंटली 26 जुलाई को किया गया है जिसमें हमारे वीर योद्धाओं की कुछ आखिरी यादें हैं। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं था, बस एक ही रास्ता था, आगे बढ़ो और इतिहास में अमर हो जाओ। ये जवान किसी पोस्टर के लिए या पोस्ट के लिए नहीं लड़ रहे थे, ना किसी कैमरा के लिए। वो लड़े क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी और यूनिफॉर्म पहने आदमी के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं होता। ये ट्रिब्यूट सिर्फ बीते हुए कल के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सियाचिन के बर्फ में जम रहे हैं, कश्मीर की घाटियों में जाग रहे हैं और आज भी पूर्वोत्तर के जंगलों में डटे हैं। ये ट्रिब्यूट आज के जवान के लिए है और कल के भारत के लिए है। जय हिंद, जय भारत।